हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सोचिए अगर आप को लेखांकन का कार्य करना है, आप किसी कंपनीज के या किसी बिजनेस के अकाउंटेंट है, तो आप लेखांकन का कार्य किस तरीके से करोगे। मीन्स आप जब कार्य करने लगोगे तो किस तरीके से, कौन चीजें आपको गाइड करेगी कि आपको काम किस तरीके से करना है। कुछ तो आपको निर्देशित करेगा कि आपने जो है कोई भी एंट्री है वो इस तरीके से करनी है, फाइनल अकाउंट्स इस तरीके से बनाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो है अकाउंटिंग करते रहोगे। अगर ऐसा होता तो डिफरेंट जो फर्म्स है या डिफरेंट ईयर्स की अकाउंटिंग ही अलग अलग होती, उसमें कंपेरेबिलिटी नहीं रहती, उसमें जो है एक रिलायबिलिटी नहीं रहती और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें गाइड करती है कि हमने एक जैसे ही लेखांकन का कार्य करना है और जो एक विश्वसनीय हो और समरूप हो। तो जब ये बात आती है तो फिर हमें याद आती है कि हमें कोई चीज निर्देशित करने वाली होनी चाहिए, कुछ ऐसे नियम होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए जिसके अनुसार हमें लेखांकन का कार्य करना पड़े, ताकि लेखांकन के कार्यों में एक रूपता आए, उसमें विश्वसनीयता आए तथा उसको हम कंपेयर कर सकें। अब इन्हीं सिद्धांतों, अब इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को और गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, लेखांकन सिद्धांत बोलते हैं। अब जब ये सिद्धांत आ गए तो आपको जो लेखांकन का कार्य करना है उसमें कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको जो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन किस तरीके से करनी है तथा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स यानी कि आपको वित्तीय खाते जो है वो किस तरीके से बनाने हैं, जिसमें लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण को शामिल किया जाता है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सारे का सारा काम किसने किया, वो किया लेखांकन सिद्धांतों ने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ लेखांकन सिद्धांतों की ही। लेखांकन सिद्धांत कौन कौन से हैं, लेखांकन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है तथा लेखांकन सिद्धांत अगर नहीं होते तो लेखांकन का कार्य किस तरीके से चलता। तो ये सारा हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं लेखांकन का जो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका जो एक प्रकृति, नेचर भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। लेखांकन सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं। जब कोई भी अकाउंटेंट का अकाउंटिंग का कार्य करता है तो उसको जो है गाइड करते हैं कि कौन सी एंट्री किस तरीके से करनी है और जो है फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं। अगर हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये क्या है, नियमों तथा निर्देशों का समूह है जो लेखांकन के कार्य कर रहे जो है अकाउंटेंट को ये बताता है कि आपने जो है विभिन्न प्रकार के खातों को किस तरह से बनाना है तथा जब आप जो अंतिम खाते बना रहे हैं तो उसको किस तरह से दर्शाना है। तो लेखांकन सिद्धांत ही हैं जो ये बताते हैं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो है रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है और उसकी जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट्स जो है वो किस तरीके से आपने बनाने हैं, यानी कि लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण किस तरीके से बनाने हैं। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होते तो उसमें हमारे अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती और हमें कोई भी जो है अकाउंटिंग के कार्य को करने के लिए जो है एक बेस या सिद्धांत नहीं रहता। इसके बाद मैं बात करूंगा कि हमारे पास जो है अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो दो चीज़ों को मिलाकर बनते हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट, लेखांकन अवधारणाएं, तथा दूसरा जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन जिसको हम लेखांकन की परंपराएं बोलते हैं। इन दोनों शब्दों, इन दोनों को मिलाकर ही हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कोई भी जो है जो एक मान्यताएं आप बोल सकते हैं, पोस्टुलेट और जो स्थितियाँ जिस पर अगर कोई आप काम कर रहे हैं, लेखांकन का काम कर रहे हैं, खासकर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का, तो उसको क्या करता है, ये गाइड करता है कि आपने जो ये कार्य किस तरीके से करना है। और दूसरी ओर जो लेखांकन परंपराएं हैं, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, परंपराएं मतलब कि कोई व्यवसाय में ये जो है पिछले कई सालों से चली आ रही है और आगे भी आप उसको जो है फॉलो करेंगे। यानी कि आप जितने भी अपने अकाउंट्स बनाएंगे वो इस कंडीशन या जो कस्टम, जो रिवाज है आपके व्यवसाय में चला आ रहा है, खासकर जो है आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन के लिए या आपने जो है बैड डेट्स का अनुमान लगाना है, उस तरीके के बहुत सारे कार्यों को आपने जो है किन विधियों से या किस तरीके से करना है। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है खास तौर पर जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट से जो है संबंधित रहती है और पोस्टुलेट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट से, इसको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन जो है वो सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, यानी दोनों को एक ही माना जाता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस, जो मुख्य डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारे कंसेप्ट
कंसेप्ट्स हैं वो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपको किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करनी है, पोस्टिंग करनी है, ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाना है, उससे संबंधित है। उसके लिए आपको जो क्या करते हैं, ये एक गाइड करते हैं, निर्देश देते हैं और एक नियम बनाते हैं। और दूसरी ओर कन्वेंशन की बात करें तो ये किससे संबंधित है, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप एक एकाकी व्यापार के केसेस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट को शामिल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि आप इसमें देखोगे कि एक हमारे पास कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी होती है, सारता का सिद्धांत, यानी ये बताता है कि जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जिसकी सारता है, वही उसमें दिखानी है। और उसी तरह से कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि जब आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपको जो है सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखाना है, कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो हाइड नहीं करनी है, चाहे वो आपको फुटनोट में देना पड़े। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कन्वेंशन जो हैं ये किससे रिलेटेड है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आइए आगे चलते हैं। और पर्पस क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों है, अगर ये ना होते तो क्या होता। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अकाउंटिंग में एक रूपता लाना, समरूपता लाना, उसमें सजातीयता लाना, ताकि ये जो है तुलनात्मकता इसमें आ सके और ये जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें विश्वसनीयता स्थापित की जा सके। सोचो अगर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं होते तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कार्य करता और अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक ही संस्था में विभिन्न प्रकार के तरीके से खाते बनाते, क्योंकि उसको जो है निर्देशित करने का कोई सिद्धांत या नियम नहीं थे। तो लेखांकन सिद्धांतों का महत्वपूर्ण कार्य जो क्या है वो है आपके लेखांकन के कार्यों में समानता लाना, उसमें तुलनात्मकता का सृजन करना तथा उसमें जो विश्वसनीयता को जो है डेवलप करना। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। मैंने पहले भी बात की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो भागों में बांटा गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इस लेक्चर में मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे ही बात करने वाला हूं और अगले पार्ट में करूंगा अकाउंटिंग कन्वेंशन पर। तो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है आप इसमें देख पा रहे हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग, इनको हम जो है एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये देखिए रियलाइजेशन कंसेप्ट, यानी कि वसूली अवधारणा। वसूली अवधारणा संबंधित होती है कि आपने जो है रेवेन्यू की पहचान किस तरीके से करनी है। इट इज़ रिलेटेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू और सेल। और इस सिद्धांत के अनुसार जो आपकी रेवेन्यू जो है उसी समय कमाई हुई मान ली जाती है जब आपने जो है गुड्स की जो क्या की है, डिलीवरी की है, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर। आपने जब उसका ट्रांसफ़र कर दिया तो उसमें आपको जो है वो तारीख आपकी क्या मानी जाएगी, सेल हुई मानी जाएगी। इसको एग्जांपल से समझा दूं, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ 1 अप्रैल को, डिलीवरी आप गुड्स एंड सर्विसेज की देते हैं 1 मई को और कैश जो रिसीव्ड होता है आपको 1 जून को। यहाँ 3 डेट्स हैं। ध्यान रखिए कि ये रियलाइजेशन जो कंसेप्ट है ये बोलता है कि सेल किस डेट को जो है मानी हुई, मतलब जो है मानी जाएगी। तो अब हमारे पास 3 डेट्स हैं, ऑर्डर की है, डिलीवरी की है, कैश रिसीव्ड की है। तो सेल रियलाइजेशन कंसेप्ट के अनुसार उस समय मानी जाएगी जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी की या आपने जो है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप किया, जो किसको, बायर को। तो इसमें 3 डेटों में आपने डिलीवरी की 1 मई को, तो 1 मई को ही क्या हुई मानी जाएगी, सेल मानी हुई जाएगी कि 1 मई को ही सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है। ये हमें किसने निर्देशित किया, ये किया रियलाइजेशन कंसेप्ट ने। इसके बाद एक्रूल कंसेप्ट। ये एक्रूल कंसेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं। एक्रूल कंसेप्ट के अनुसार हमें सभी आयों तथा व्ययों को जो किसी लेखांकन वर्ष से संबंधित है उसको जो उसमें शामिल करना है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है उसमें शामिल करना है, चाहे वो आपको नगद में प्राप्त हुई है इनकम या आपने जो है उस खर्चे को जो नगद में भुगतान किया है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर आपने जो है कोई खर्चा है उसका बेनिफिट उस पर्टिकुलर ईयर में ले चुके हैं लेकिन आपने भुगतान नहीं किया है तो वो भी उस खर्चे, इस ईयर के खर्चे में शामिल करना है, क्योंकि आपने उसका लाभ उस वर्ष ले लिया है। इसी तरीके से अगर आपने कोई इनकम कमाई है उस साल में लेकिन आपको नगद में प्राप्त नहीं हुई तो वो भी आपको उस साल की ईयर में लिखना है, क्योंकि जो है इस कंसेप्ट के अनुसार आपको नगद में प्राप्त हुई या ना हुई ये मैटर नहीं करता है। और इसी कंसेप्ट के कारण आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देखते हैं तथा एक्रूड इनकम को देखते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एक्रूल
कंसेप्ट। इसके बाद बात करूंगा मैं दोहरी माप अवधारणा। दोहरी माप अवधारणा के अनुसार जो है कोई भी आपका लेखांकन व्यवहार है उसके कम से कम दो पक्ष जरूर रहते हैं, यानी कि एक देने वाला और दूसरा लेने वाला, और ईल्डिंग ऑफ बेनिफिट और गिविंग ऑफ दैट बेनिफिट हम बोल सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज करो एसेट्स खरीदते हैं, तो उस एसेट्स को कोई व्यक्ति दे रहा है और कोई उसको रिसीव कर रहा है, तो ये एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू फोल्ड एस्पेक्ट्स इस कंसेप्ट के अनुसार, और ये भी हमारी आप कहें तो अकाउंटिंग की एक रीड कह सकते हैं। और जो अकाउंटिंग जो इक्वेशन है दैट विच इज़ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये किस पे बेस्ड है? ये दोहरी माप अवधारणा पर ही बेस्ड है। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार आपको जो है किसी वर्ष की जो है इनकम को जो उस वर्ष के उस अकाउंटिंग ईयर से के खर्चों से मैच करना है। उस ईयर के खर्चों से मैच करने का मतलब है कि आपने उस ईयर में जितने भी खर्चे किए हैं वो रिकॉर्ड नहीं करने हैं, लेकिन जो उस ईयर से संबंधित हैं, जिसका बेनिफिट उस ईयर में लिया जा चुका है, वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। उसको उस ईयर की जो है इनकम से क्या करना है? मैच करना है। और इस कंसेप्ट के अनुसार ही अगर आप देखोगे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि फिक्टिशियस एसेट्स जितने भी है, शेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, इसको भी हम क्या दिखाते हैं? उस ईयर के खर्चों को मानकर दिखाते हैं, जितना बेनिफिट जो है उस ईयर में लिया जा चुका है। तो ये कंसेप्ट भी बोलता है कि आपने उस ईयर से संबंधित खर्चों को जो है आयों से मैच करना है। और ये हमें हेल्प करता है कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि आपने इनकम जिससे भी जनरेट हुई उन सब खर्चों को जो है उस इनकम से मैच किया, यानी कि उस लेखांकन वर्ष में उसको जो है शामिल किया। उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जो है व्यवसाय में केवल उन्हीं व्यवहारों को लिखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और वो व्यवहार जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है, यानी कि जो गुणात्मक प्रवृत्ति के हैं, जैसे कि ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉई, स्किलनेस है और हार्ड वर्किंग, क्योंकि इनको मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि आप इनको मूल्य में नहीं बदल सकते, इसलिए इसको जो है नहीं दिखाते हम। और इसके बाद आप देखोगे तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक लाभ आप बोल सकते हैं कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपके जो अकाउंटिंग में जो है यूनिफॉर्मिटी लाता है, यानी इसमें जो क्या लाता है? एक होमोजिनिटी लाता है, और विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं, हीट्रोजेनिटीज़ हैं, उसको ख़त्म करता है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत यूनिट्स हो सकते हैं। अगर आपका कपड़े का बिजनेस है तो मीटर में हो सकता है, टन्स में हो सकता है, कोई और बिजनेस है या आपकी बिल्डिंग है उसकी और फिट में दी जा सकती है। तो उसमें क्या है, आपके मनी मेजर कंसेप्ट ने क्या किया? ये सारी चीज़ें मनी में कन्वर्ट कर दी, और एक यूनिफॉर्मिटी उसमें क्या आ गई? उसमें एक होमोजिनिटी आ गई जो मेजर ऑफ यूनिट्स में है। मीन्स हमने इसको जो है एक करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर ये नहीं होता तो इन चीज़ों को जो है अलग अलग यूनिट में होने के कारण बहुत रिकॉर्डिंग में मुश्किलें आती। इसके बाद हम बात करेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यापार अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय जो है दीर्घकाल में एक लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए इसी अवधारणा के कारण जो है व्यवसाय में जो है विभिन्न प्रकार की दीर्घकालीन संपत्तियां यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदी जाती है और उनको जो उनके बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है। और इसी सिद्धांत के कारण जो है विभिन्न प्रकार के पक्षकार और व्यवसाय जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि व्यवसाय का समापन अभी नहीं हो रहा है, व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा। और इसका एक अपवाद आप बोल सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है जिसको जो है बिफर के द्वारा क्या किया गया है, एक सिक कंपनी घोषित किया गया है, या कोई ऐसी कंपनी है जिसके लिए जो है लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा चुका है, तो वो कंपनी जो है इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को जो उस पर लागू नहीं होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। इस कंसेप्ट के अनुसार व्यवसाय तथा व्यवसाय के स्वामी दोनों अलग अलग हैं, और जो है हम सिर्फ व्यवसाय के लिए जो है जर्नल एंट्रीज करते हैं, व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं, ना कि ऑनर के लिए। और इसी सिद्धांत के अनुसार आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि ऑनर ने व्यवसाय में जो है पैसा लगाया हुआ है और व्यवसाय अलग है, इसलिए ऑनर अगर चाहे तो उस जो व्यवसाय में पूंजी लगाई है उस पर जो व्यवसाय से ब्याज ले सकता है। और उसी तरह अगर व्यवसाय से उसने कोई पैसा उधार लिया है या निकाला है कोई गुड्स, तो उस पर भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो इसी सिद्धांत के अनुसार हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो व्यवसाय से
संबंधित हो, तो इस पे भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं बात करूँगा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है। ये क्या करता है कि आपने, ये डायरेक्टली रिलेटेड है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स की कॉस्ट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको किस उस पे रिकॉर्ड करना है, उसी से ही ये संबंधित है। और ये कॉस्ट कंसेप्ट के अनुसार आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी एसेट्स को जो है, अगर आपने परचेजिंग ईयर में है तो उसको कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाना है, और बाकी के ईयर्स में आपको क्या करना है, बुक वैल्यू पे ही दिखाना है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। क्योंकि जिस पे ये कंसेप्ट हमें बताता है कि आपको परचे एक्विजिशन प्राइस पे जिस ईयर में खरीदी है तब, और उसके बाद में आपको दिखाना है ये बुक वैल्यू पर ही। बुक वैल्यू का मतलब है कि आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। यहाँ आपने ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। और इसका जो दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, उसको मैं जो है अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।